क्वेश्चन लिखिएगा लिखिएगा। बोले क्वेश्चन लिखिए, मैं सभी लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए साथ में लिखिएगा। क्या बिंदु Q, क्या बिंदु Q, जल्दी लिखो भाई, क्या बिंदु Q लिखिएगा, क्या बिंदु Q बिंदु R के, आप लिख रहे हैं क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है। क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है। क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है। क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है। भैया लिखा? ठीक, ये क्वेश्चन। अब इसके नीचे लिखिए जानकारी पहली। अब आप लिखेंगे पहली जानकारी इसके नीचे। अब इसके नीचे आप लिखिए पहली जानकारी, पहली जानकारी, पहली जानकारी। बोले लिखिएगा, लिखिएगा बिंदु P, बिंदु P, ये P फॉर पैरेट वाला है बेटा। बिंदु P, बिंदु P बिंदु R के, बिंदु R के पूर्व में है। आप लिख रहे हैं बिंदु P बिंदु R के पूर्व में है। बिंदु P बिंदु R के पूर्व में है, R के पूर्व में है सर, पूर्व में है। तथा 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 बिंदु Q के, तथा बिंदु Q के, बिंदु Q के दक्षिण में है, तथा बिंदु Q के दक्षिण में है, साउथ में है, तथा बिंदु Q के दक्षिण में है। जानकारी नंबर 2 लिखिए सर, जानकारी नंबर 2 लिखिएगा, लिखिएगा बेटा। बिंदु S, बिंदु S लिखिएगा, बिंदु S, बिंदु S बिंदु R के, बिंदु R के, बिंदु R के पश्चिम में है, पश्चिम में है, पश्चिम में है। तथा 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 बिंदु Q, तथा बिंदु Q बिंदु S के, बिंदु S के उत्तर में है, उत्तर में है। तथा बिंदु Q बिंदु S के उत्तर में है। यह आपको 2 जानकारी दी गई है। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है आपके टॉपिक्स को, सॉरी जो भी एग्जाम्स में आता है, जरूर आता है। क्वेश्चन ये था कि क्या बेटा, क्वेश्चन ये था कि क्या बिंदु Q बिंदु R के, बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। क्वेश्चन ये था सर कि क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है। ये हमारा क्वेश्चन था। क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 2 जानकारी दी गई। सर ये डेटा सफिशिएंसी टॉपिक होता है, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे तो पूरी रीजनिंग का रिवीजन हो जाता है इस टॉपिक से। अच्छी बात ये है, डेटा सफिशिएंसी हिंदी में कहते हैं आंकड़ा अनुलग्नक। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल जैसा कि बातचीत हमारे बीच में हो चुकी है कि सर मिसलेनियस भी थोड़ा थोड़ा होता रहेगा बीच बीच में, तो उसके चलते आप लोगों को कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो आंकड़ा पर्याप्तता इसको बोलते हैं, या आंकड़ा अनुलग्नक बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस इस प्रकार से होते हैं, जब पहली जानकारी से आ जाए, दूसरे से ना आ पाए आंसर। बी होता है जब पहले से ना आ पाए लेकिन दूसरी जानकारी से आंसर आ जाए। सी होता है जब पहले से भी आ जाए और दूसरी जानकारी से भी आंसर आ जाए। फिर डी होता है जब ना तो पहले से आए ना दूसरे से आए। और ई ऑप्शन होता है जब दोनों को मिलाकर आए।
ये हमारे ऑप्शंस होते हैं इस फॉर्म में। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन इसी तरह से आएंगे। पेपर में आप लोगों के 5 ऑप्शंस नहीं आएंगे, बैंकिंग में केवल 5 आते हैं, बाकी आप लोगों की किसी भी परीक्षा में 5 ऑप्शन नहीं आएंगे। तो 4 आएंगे तो उनमें से कोई भी 4 हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर के 4 हो, वो कोई भी 4 चुन सकते हैं। ठीक है, बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ऑप्शन? बोलिए सर। सी। चेक करिए, सॉल्व करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए सर, जल्दी से ट्राई करिए। डी अच्छा हो सकता है। हाँ भाई बताइए। सेकंड, तीसरा, चौथा, कुल मिला के इन्हीं 5 में से कोई एक आ रहा है ना? हाँ तो सही है फिर। खैर चलिए देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। देखिए होता है क्या बेसिकली, ये ऑप्शंस यूज कैसे किए जाते हैं या जानकारी यूज कैसे की जाती है, इसका कुछ नियम होता है। ये नहीं कि हम जैसे मर्जी यूज कर लें, ऐसा नहीं है, कुछ नियम होता है। जल्दी से समझते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, नियम ये होता है सर कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और केवल पहली जानकारी देखनी, केवल पहली जानकारी, और ये देखना है कि क्या इस पहली जानकारी से आंसर आ रहा है। ठीक, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बुरी बात है। अगर आ रहा है तो इस पर सही का निशान लगा देंगे, नहीं आ रहा है तो गलत का निशान लगा देंगे। कुछ भी निशान लगाओ, बस निशान लगा के इसको भूल जाओ, हटा दो, पहली जानकारी खत्म। अब आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और दूसरी जानकारी को देखेंगे। क्वेश्चन और दूसरी जानकारी, बस यही दोनों है आपके पास। अब आप इनको देखेंगे तो क्या इस पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूसरी जानकारी से भी आ रहा है? अगर दूसरी जानकारी से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो सही, ना आ पाए तो गलत। जो भी हो, आए या ना आए, आप सही गलत का निशान लगा के भूल जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना, दोनों को मिलाने का अधिकार आपको तभी दिया जाता है। ये आखिरी ऑप्शन आप तभी यूज कर पाते हो जब बेटा दोनों से अकेले अकेले आंसर ना आ पाए। जब दोनों से इंडिविजुअल आंसर ना आ पाए, मतलब पहले पे भी कट्टम लग रहा हो, दूसरे पे भी कट्टम लग रहा हो सर, तभी दोनों को मर्ज करने का, मिलाने का अधिकार मिलता है, तभी, उससे पहले नहीं, उससे पहले कभी नहीं। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, नोटिस करना, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा, समझिए। दिशाओं के बारे में जल्दी जल्दी से बता दे रहे हैं। दिशाएं जो होती है हमारे पास में, देखिए सर, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है, दक्षिण दिशा हमेशा नीचे होती है सर, पूर्व दिशा हमेशा दाहिने हाथ की तरफ होती है, राइट हैंड साइड में, और जो बेटा पश्चिम दिशा होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, बाएं हाथ की तरफ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर आप बीच में खड़े हैं तो आपका चेहरा ऊपर होगा, आपकी पीठ नीचे होगी, आपका दाहिना हाथ पूर्व में होगा और बायां हाथ पश्चिम में होगा। चलिए, क्वेश्चन था कि क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है? तो पहली जानकारी देखिए, पहली जानकारी में क्या कहा गया? बिंदु P बिंदु R के पूर्व में है। तो बिंदु P जो है वो बिंदु R के पूर्व में है। तो एक काम करते हैं, सेंटर पर हमने लिख दिया R और R के पूर्व में है। आप बताइए, क्या हमने बिंदु P जो है उसको पूर्व में सही बनाया बेटा? जो P है वो R के पूर्व में है। बोलिए, कबूल है? कबूल है? बस 2 बात है। तो बिंदु P जो है बिंदु R के पूर्व में है कि नहीं? अरे देखो, है नहीं है ना? अरे R के पूर्व में ही तो है, तो बिंदु R के पूर्व में है। चलिए, तो बात को दोबारा से पढ़ना है। बिंदु P बिंदु R के पूर्व में है तथा बिंदु Q के दक्षिण में है, तथा यही बिंदु P Q के दक्षिण में है। तो Q के दक्षिण में है। आप बताइए सर, आपके हिसाब से जो बिंदु P है वो R के पूर्व में और Q के दक्षिण में, R के पूर्व में और Q के दक्षिण में क्या है? बिंदु P जो है वो R के पूर्व में और Q के दक्षिण में है। बताइए, Q पर खड़े हो जाओ। अगर आप Q पर खड़े हो जाते हो तो क्या P दक्षिण में दिख रहा है? सारी बातें ठीक। अब जरा इनका क्वेश्चन सुनिए, क्या था क्वेश्चन? ये था कि क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है? तो आप पहले इसको देख लो, R पर खड़े हो जाओ और Q को देखो, R पर खड़े हो जाओ और Q को देखो, R पर खड़े हो जाओ, Q को देखो। तो Q तो इधर दिख रहा है, और इधर मतलब कि इस समय किसके किसके बीच में? नॉर्थ ये, ईस्ट ये, इनके बीच में। तो दिशा कौन सी हुई? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व हुई। कौन सी दिशा हुई? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हुई। और उन्होंने कौन सी दिशा मांगी थी? उत्तर पश्चिम। सही बात है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि सर जी आंसर नहीं आया, जबकि आंसर आया।
आंसर आया, इस पर लगेगा सही का निशान। बताते हैं कैसे आया, थोड़ी देर वेट करिएगा, बताते हैं कैसे आया। पहले जरा मैं एक डायग्राम 2 नंबर का बना देता हूं। सेकंड वाली जानकारी का डायग्राम मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है बेटा। सेकंड वाली जानकारी का डायग्राम मैं इधर बना रहा हूं, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, आप समझ जाएगा। पूर्व दिशा ये है बच्चा और पश्चिम दिशा ये है, सेंटर ये, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम दूसरी जानकारी का डायग्राम बना देते हैं, फिर आपको समझाएंगे दोनों में अंतर क्या है। बिंदु S बिंदु R के पश्चिम में है, बिंदु S बिंदु R के पश्चिम में है। बोलो कि जो S है क्या वो R के पश्चिम में है? जो S है क्या वो R के पश्चिम में है? बिल्कुल है। बिंदु S बिंदु R के पश्चिम में है तथा बिंदु Q बिंदु S के उत्तर में है, तथा बिंदु Q जो है वो S के उत्तर में है। आप बताइए जो Q है क्या वो S के उत्तर में है कि नहीं? S के रिस्पेक्ट में S से देखो तो क्या उत्तर में दिख रहा है Q? सही बात है, समझ में आ रहा है? चलिए अब क्वेश्चन क्या था कि बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है क्या? तो जरा R पर खड़े हो जाओ बेटा, R पर खड़े हो जाओ और Q को देखो। R पर खड़े हो जाओ, Q को देखो। तो इस समय R पर खड़े हो जाओ और Q को देखो, तो Q तो इधर तिरछे में दिख रहा है, और तिरछे मतलब किसके किसके बीच में? उत्तर पश्चिम के बीच में। तो जो बिंदु R से देखने पर Q आ रहा है वो किस दिशा में आ रहा है? उत्तर पश्चिम में आ रहा है। तो सर जी आंसर इससे भी आ रहा है। अब आप कहोगे सर जी इससे तो उत्तर पश्चिम आया, पर उससे कहां आया? उससे तो उत्तर पूर्व आया था। मन में ही बात आई। अब बताते हैं आपको। एक व्यक्ति आया मेरे पास में, उसने हमसे कहा, पूछा, संजय सर क्या आप जीएस पढ़ाते हैं? संजय सर क्या आप जीएस पढ़ाते हैं? मैंने कहा नहीं। बताओ उसके सवाल का मैंने जवाब दिया कि नहीं दिया? उसने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर दिया कि नहीं दिया? आंसर दिया कि नहीं दिया? अगर मैं जीएस पढ़ाता होता तो मैं हाँ कह देता, आंसर तब भी होता। जरूरी नहीं कि पूछे गए सवाल का जवाब हाँ में ही हो। अगर मैं चुप रहूं तो जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो वो आंसर है। कभी भी ध्यान रखना, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जिसमें क्या लगा होता है, किसी भी प्रश्न में अगर आगे क्या लगा हो तो उस क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में ही आता है। ये आप लोगों के इंटरव्यू में भी काम आएगा। इन केस अगर जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड है, अगर लास्ट मोमेंट पे जाके उसने आप लोगों के लिए 20 नंबर का इंटरव्यू अगर शेड्यूल कर दिया, अगर मान लो उन्होंने ये सब दिमाग में बचा के रखा है कि ऐन वक्त पे हम अपनी भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, उन्होंने सेव करके रखा अपने आप को, अगर कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में कब क्या आंसर देना होता है। बात समझिएगा। तो होता क्या है कि अगर किसी ने पूछा कि क्या आप कानपुर में रहते हो, तो आप सीधे बोलोगे हाँ या ना। क्या वाले क्वेश्चन का आंसर केवल इसी में तो होता है। पूछा क्या आप लखनऊ में रहते हो, तो आप बोलोगे अगर रहते होगे तो हाँ, नहीं रहते होगे तो नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलोगे। अब हमसे किसी ने पूछा संजय सर क्या आप कानपुर में रहते हो, हमने कहा पहले आगरा में रहते थे, कुछ दिन इटावा में रहे जाके, और लखनऊ में रहे हैं 4 साल रहे हैं लगभग। यार ये कौन सी बात हुई? सीधा जो पूछ रहा उसका जवाब दो। यही चीजें सीखनी है, यही टेंडेंसी सीखनी है कि जब क्वेश्चन में आगे क्या लगा हो तो उसका जवाब हाँ या ना में देकर काम खत्म किया जाता है। केवल हाँ और ना में क्वेश्चन वर्ड की पहचान होती है। जबरदस्ती इलैबोरेट नहीं करना है कि उसने पूछा क्या आप पढ़ने में होशियार हो, तो तुम उसको ज्ञान दो। हम पहले होशियार हुआ करते थे, अब कम है आजकल। ये कौन सी बात है? सीधे बताओ हाँ या ना, दैट्स इट। तो सीधी सी बात समझो, इस क्वेश्चन में आगे लगा है क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है? तो पहली जानकारी के हिसाब से आपने कहा सर जी नहीं है, ये तो उत्तर पूर्व में आ रहा है। तो आपने पहली जानकारी के हिसाब से क्या तय किया? नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिया कि नहीं दिया? भले वो आंसर नहीं में आया पर आंसर तो दिया। अब दूसरी जानकारी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या बिंदु Q बिंदु R के उत्तर पश्चिम में है, तो आपने कहा हाँ है, तो आंसर तो इसमें भी दिया, आंसर तो इसमें भी दिया। आंसर पहले से भी आया और आंसर दूसरे से भी आया, इसलिए मैंने इस पर भी सही का निशान लगाया और इस पर भी सही का निशान लगाया। अभी देखो मेरी बात समझिएगा, हम लोग आमतौर पे बोलचाल में इतनी गलत शब्दावली बोल जाते हैं बीच बीच में, आपको पता भी नहीं होता कि ऐसी भी चीजें मायने रखती हैं। सच्चाई बताएं आपको, पेपर में एग्जामिनर ऐसी छोटी छोटी गलती आपसे करवाएगा। वो क्या लिखकर क्वेश्चन देगा, और आप कभी भी किसी दोस्त से जो आपका तैयारी कर रहा हो उसके सामने क्वेश्चन रखना एक बार, और रखने एक बार जो अच्छी तैयारी कर रहा हो, जिसने लंबे समय से तैयारी कर रहा हो, उसने कई एग्जाम क्वालिफाई किए हो, विश्वास मानना उसके पास भी रखोगे तो उनमें से भी 90% लोग गलत जवाब ही देते हैं।
वो क्या जवाब देंगे कि सर जी पहले से तो उत्तर पश्चिम आया नहीं था, ये गलत है, दूसरे से उत्तर पश्चिम आ गया, ये सही है सर। जबकि ऐसा नहीं है सर। अगर क्वेश्चन में क्या लगा है तो आपका आंसर हाँ या ना में आना चाहिए। तो पहले वाले से बताओ आंसर नहीं में आया कि नहीं है, पर आया तो, और दूसरे वाले से किस में आया, हाँ में। तो आंसर पहली जानकारी से भी निकल रहा है और दूसरी जानकारी से भी निकल रहा है। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी। पड़ी? पड़ी? समझ में आ रहा है? हाँ वो मैं समझा दूंगा। पहले जो हमने बताया इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, जितना समझाया उतना समझ में आया कि नहीं? चेक करना चल रहा है? अच्छा, जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं? आप सुनो, तीसरा और पांचवा समझा देते हैं। तीसरे ऑप्शन में ये लिखा है कि पहले पर भी सही का निशान लगा है, दूसरे पर भी सही का निशान लगा है। इसका मतलब कि पहली जानकारी से भी अकेले आंसर आ जाएगा और दूसरी जानकारी से भी अकेले आंसर आ जाएगा। तो पहले से भी आंसर अकेले आ गया था, दूसरे से भी आ गया, तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है, सही। अच्छा, पांचवे का मतलब क्या है कि सर दोनों से अकेले अकेले नहीं आ पाया है, दोनों को मिलाएं तभी आ पा रहा है। जब स्थिति ये बने तो ऑप्शन क्या लगाते हैं? पांचवा। बात समझ रहे हैं? जब डेटा सफिशिएंसी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए बताया पूरी रीजनिंग का रिवीजन है इसमें। तुम्हें हम रैंकिंग भी पढ़ाएंगे, ब्लड रिलेशन भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे इसमें। ऑफिस वाला भी कॉल करवाओ। चलिए, तो इसको हम रब कर दें? रब कर दें? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी ओरल पूछ रहे हैं। देखो, आप समझ रहे हैं मामला गंभीर हो गया तुम लोगों का। क्या, सुनना, क्वेश्चन ओरल पूछ रहे हैं। क्या कक्षा में 60 बच्चे हैं? क्वेश्चन है, क्या कक्षा में 60 बच्चे हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं। सुन लिया? क्या कक्षा में 60 बच्चे हैं? अब पहली जानकारी कक्षा में, पहली जानकारी कक्षा में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का अनुपात, कक्षा में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:5। सुन लिया? कक्षा में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:5 और इनके बीच का जो अंतर है वो 12 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 12 है। तो बताओ इससे काम बनेगा कि नहीं? बेटा वो एग्जॉस्ट कब तक लगा दो एक बार। हाँ, तो बेटा कक्षा में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का अनुपात है 3:5 और इनके बीच का अंतर है 12। इनके बीच का अंतर है 12 और इनके बीच में रेशियो है 3:5। बोलो भाई, 3:5, अंतर कितना? 2। और हमने कितना बोला? 12। 2 बराबर 12 तो काम बन जाएगा। 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो 5 बराबर, बोलो 30। हमने पूछा था क्या कक्षा में 60 बच्चे पढ़ते हैं, यानी इसमें तो 30 आए, लेकिन आंसर आया कि नहीं? सर आंसर आया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कभी भी क्या क्वेश्चन वर्ड हो तो आपका आंसर हाँ या ना में होना चाहिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे कार्रवाई में। ये बताओ, ब्लड रिलेशन के आंसर मैंने बोल दिए थे? नहीं बोल दिए थे। अब हमको नया टॉपिक शुरू करना है क्या? नहीं करना है? हाँ हाँ, करते हैं। सुनिएगा, देखिए, भैया सुनो, टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। एक्चुअली में ऐसा है ना कि अब कुछ चीजें थोड़ा सा हमको आपके स्वाद के हिसाब से भी लेके चलना पड़ेगा। आप लोग जरा आपको अपना इच्छा जाहिर कर दो, जो तुम कह दोगे वो पढ़ा देंगे। हाँ, समझ गए थे, ये होगा, आपको मालूम था ये होगा। जरा इनपुट आउटपुट की इच्छा रखने वाले हाथ उठाएं जरा। इनपुट आउटपुट की इच्छा रखने वाले नहीं, अभी आज जैसे शुरू करें तो क्या शुरू करें? इनपुट आउटपुट की इच्छा खत्म, कुछ खास हाथ नहीं उठे। रैंकिंग की इच्छा रखने वाले हाथ उठाएं जरा। ठीक, कैलेंडर की इच्छा रखने वाले, आप समझ गए हमें क्या करना है? ये बेटा रुकिए, पढ़ाएंगे तो रुकिए। एक्चुअली कुछ बच्चे अभी घर से और लौट के आ रहे हैं, हम ये चाह रहे सब इकट्ठा हो जाए तब पढ़ाना है।
चलिए कैलेंडर फटाफट से देखो, कैलेंडर फटाफट से देखते हैं। देखो बेटा कैलेंडर या हिंदी में कहते हैं तिथि पत्रक, तिथि पत्रक या हिंदी में कहते हैं पंचांग, ठीक, पंचांग, पंचांग, तिथि पत्रक कह लो चाहे पंचांग कह लो, ठीक, एक ही बात होती है। बेसिकली होता क्या है, कैलेंडर की बात करें तो दो कैलेंडर बने, एक बना हमारा जूलियस कैलेंडर, जूलियस कैलेंडर, जूलियस कैलेंडर, और एक बना ग्रेगरी। ये तुम लोग नोट मत करना, इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जीएस के लिए आपके पास नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। सुनो, एक है जूलियस कैलेंडर, एक है आपका ग्रेगरी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर। दो कैलेंडर आज तक बनाए गए, जो आप यूज कर रहे हैं आजकल वो है ग्रेगरी कैलेंडर। तो सुनिएगा, वैसे तो हर एक धर्म के, हर एक क्षेत्र के, हर एक समुदाय के अलग अलग कैलेंडर होते हैं। जैसे हिंदू भाई लोगों का कैलेंडर जो है वो सूर्य पर आधारित होता है, उसको बोलते हैं विक्रम संवत या शक संवत। मुस्लिम भाई जो हमारे, उनका कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, चंद्रमा पर, उसको बोलते हैं हिजरी संवत, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग धर्म के, अलग अलग क्षेत्र के, समुदाय के कैलेंडर होते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल कैलेंडर बनाया गया जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और एक जैसा इस्तेमाल होता है। तो वो इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया सबसे पहले जूलियस कैलेंडर और बाद में बनाया गया ग्रेगरी कैलेंडर। अब ये दो बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ये जो कैलेंडर बनाया गया इसमें महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे रखे गए और दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे रखे गए, ठीक। ये बनाया इस आधार पर गया बेटा कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार मार्ग में, इलेप्टिकल पाथ पे। जो पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। मतलब इस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसे दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती जा रही है, ठीक। और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूम रही है, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है, वो एक चक्कर पूरा करती है कितनी देर में? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। कितने? 47.5 सेकेंड। ये जो सेकंड वाला समय है बेटा, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 21 सेकंड, कभी 22 सेकंड, कभी 25 सेकंड, कभी 40 सेकंड, कभी 42 सेकंड, ये चेंज होता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आमतौर पे देखा जाता है वो 47.5 देखा जाता है, इसलिए 47.5 लिखा जाता है। तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। तो जब जूलियस आए तो उन्होंने ये कहा, पहले जूलियस आए, वो बाद में आए। जूलियस आए तो उन्होंने कहा कि हम एक कैलेंडर बनाना चाहते हैं, हम ऐसा कैलेंडर बनाना चाहते हैं जिससे आराम से लोग आपस में डेट वगैरह आपस में बातचीत कर सकें और समय बता सकें। तो बोले कैसे बनाओगे? बोले पृथ्वी जो एक चक्कर लगा लेती है जितने समय में, उसको हम एक वर्ष, एक कैलेंडर का नाम दे देंगे, एक कैलेंडर या एक वर्ष का नाम दे देंगे। तो बोले उसमें क्या करोगे? बोले उसमें हम 12 महीने रखेंगे, 12 महीने रखेंगे और हर महीने में हम दिन बांट देंगे, 30 31 बांट देंगे। बोले दिन तो बांट दोगे, 365 दिन चक्कर लग रहा है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा हो रहा है, तो 365 दिन का तो बंटवारा कर दोगे। लेकिन ये जो फुटकर वाले पैसे हैं, ये सिक्के, चिल्लर, इनका क्या करोगे? भाई तुम्हारे पास जो कैलेंडर उसमें तो दिन ही दिन रख पाओगे, ये घंटे मिनट सेकंड कहाँ आ पाएंगे? तो उन्होंने कहा जूलियस भैया ने कि हमारे पास इतना दिमाग नहीं, हम वो सब नहीं यूज कर पाएंगे, वो सब हटाओ, फेंको। जैसे होता ना आजकल, देखा होगा 1 रुपया किसी को दे तो नहीं रख लेता है, देखा होगा, तो वो किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही 1-1 रुपया हटाते गए, लेकिन वो सही मायने में काम का तो वो भी है। अगर देखा जाए तो उसका भी तो 15 नोट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। आप कभी चित्रकूट में परिक्रमा करने जाइए, कभी कोई गया कामताराम जी की परिक्रमा करने जाइए, तो वो जो लोग बैठे होते हैं वो सिक्के रखे रहते हैं, आगे दर्शन करने, तो वहां पर आप जाओगे तो वो सिक्के इसीलिए होते हैं। तो वहां पर अगर मान लो लोगों को देने के लिए सिक्के नहीं है तो उनको 10 रुपए दो नोट, वो तुम्हें 10 रुपए के सिक्के दे देंगे, वो बांट दो, वो घूम फिर के उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। तो यूज तो हो रहा है, देखा जाए तो, है ना, चल तो रहे किसी तरीके से, ठीक है। तो यही होता है करेंसी का फ्लो, ठीक है, लिक्विडिटी का पैटर्न इसी को बोलते हैं। तो हुआ ये कि सर जो जूलियस भाई साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, 365 दिनों को एक साल में पिरो दिया, एक वर्ष में पिरो दिया या एक कैलेंडर में पिरो दिया। और उन्होंने उसमें कैसे रखा? उन्होंने इसमें महीने बना दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से महीने बनाए और उनमें यह 365 दिन सारे फिट कर दिए।
किसी में 30, किसी में 31, किसी में 30, किसी में 31, और इन्होंने जो फरवरी का महीना है वो 28 दिनों का बनाया। कितने दिनों का बनाया? 28 दिनों का। ध्यान रखना, जब इन्होंने बनाया तो 28 का ही बनाया। ये क्वेश्चन यहाँ पर जीएस का बनता है कि 29 दिनों की फरवरी देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो जूलियस नहीं था, वो ग्रेगरी था। ठीक, तो जब ये कैलेंडर बन गया बेटा, जब ये हिसाब हो गया, तो ध्यान रखना कभी भी कोई खोज करता है तो उसमें उंगली उठाने वाले तमाम आ जाते हैं। काफी साल तक ये कैलेंडर चलता रहा, तो उसके कुछ साल बाद, मतलब काफी साल बाद, ग्रेगरी भाई साहब का अवतार हुआ और ये आए, खाली बैठे थे। इन्होंने कहा यार ये तो हमने सुन ली बात कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगा रही है, 365 दिन में लगा रही, तो 365 दिन का कैलेंडर बना दिया गया, एक साल। ये जो फुटकर पैसे हैं ये तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और ये तो जमा होते होते बहुत सारे हो गए, ढेर लगता जा रहा है, इनका भी तो करना चाहिए। तो ग्रेगरी भाई साहब आए, इन्होंने कहा कि हम इसका भी यूज करेंगे। तो लोगों ने पूछा कैसे यूज करोगे? तो बोले हम ऐसे यूज करेंगे कि ये जो सिक्के हैं फुटकर, इनको हम मान लेंगे लगभग मान लेंगे 6 घंटे। लगभग कितना मान लेंगे? 6 घंटे। आप ध्यान से देखो, 5 घंटे 48 मिनट, लगभग 6 घंटे हैं कि नहीं? लगभग 6 घंटे हैं कि नहीं? लगभग 6 घंटे मान लेंगे। और बोले हम लगभग 6 घंटे जब मान लेंगे तो ये करेंगे हम, तो 6 घंटे रखते जाएंगे, डस्टबिन में डालते जाएंगे, थैले में रखते जाएंगे। हर चक्कर में 6 घंटे बचे रखती है, हर चक्कर में 6 घंटे बचे रखती है, जबकि बच नहीं रहे थे 6, लेकिन मान लिया कि लगभग 6 रखते गए। 4 साल में हो जाएंगे 24 घंटे, 6 4 साल में 24 घंटे, और 24 घंटे मतलब एक दिन। तो बोले तब जब एक दिन बन जाएगा तब तो आपकी हैसियत बराबर की हो गई, बंधा नोट हो गया। और बंधा नोट हो गया तो 365 के साथ अब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तब मिल सकता है। इसीलिए कहा गया 4 साल बाद जो कैलेंडर आता है तो 365 का नहीं, 366 का होता है। क्या बात समझ रहे हैं? तो वो 6 घंटे जमा होके आ गए और मिल गए यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब एक दिन यहाँ लेकर आए तो लोगों ने पूछा कि तुमने 365 में एक बढ़ा दिया, 366 कर दिया, लेकिन तुमने कर तो दिया, ये बताओ इसको एक दिन को रखोगे कहाँ, किस महीने में? बोले हमको पता था कि ये सब पंगा होगा, तो बोले इसीलिए पहले से एक महीना था फरवरी का जिसमें जगह बचा के रखी गई थी, बचा के रखी गई थी। तो फरवरी 28 की होती है हर साल, लेकिन 4 साल बाद जो वो एक दिन बढ़ जाता है तो फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की। और उस विशेष वर्ष का नाम होता है लीप ईयर। हर साल तो नहीं आता है, कभी कभी आता है, और कभी कभी आता है, इसीलिए उस लीप ईयर का एक उपनाम होता है विशेष वर्ष। कभी कभी दे दिया जाता है, यदि किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष महीने में अंतिम दिन रविवार को हो तो उस महीने का दूसरा बुधवार किस दिन पड़ेगा? तो अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विशेष वर्ष मतलब क्या? विशेष वर्ष मतलब जो विशेष हो, और विशेष हर साल नहीं आता, विशेष कभी कभी आता है, और कभी कभी कौन आता है? लीप ईयर आता है, इसलिए उस वर्ष का एक नाम लीप वर्ष भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे काम की बात पे आते हैं। और जब तक आप बोर्ड को रब कर रहे हैं तब तक तुम लोग कॉपी में क्वेश्चन ही लिख ले, खाली कर बैठो है, लिखो। जिन लोगों को लगता है कि कैलेंडर उनके सिलेबस में नहीं है, कभी कभी होता है ना, होता है, मन में गलतफहमी हो जाती है, तो उनके लिए भी कैलेंडर में बहुत कुछ है, समझ लो। लिखो, एक बंदर किसी खंबे पर, लिखो बेटा, एक बंदर किसी खंबे पर, एक बंदर, जल्दी लिखो बेटा, एक बंदर किसी खंबे पर, किसी खंबे पर 3 दिनों में, एक बंदर किसी खंबे पर 3 दिनों में, 3 दिनों में 15 फीट ऊपर चढ़ता है। 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 देखा, 15 फीट ऊपर चढ़ता है। और फिर अगले 2 दिनों में, और फिर अगले 2 दिनों में, और फिर अगले 2 दिनों में, 2 दिनों में वह 4 फीट नीचे फिसल जाता है। वह 4 फीट नीचे फिसल जाता है। वह 4 फीट नीचे फिसल जाता है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि वह बंदर, तो बताइए कि वह बंदर, तो बताइए कि वह बंदर
वह बंदर 147 फीट, वह बंदर 147 फीट 147 फीट ऊंचे खंबे, 147 फीट ऊंचे खंबे, 147 फीट ऊंचे खंबे के शीर्ष को, के टॉप को, 147 फीट ऊंचे खंबे के शीर्ष को कितनी तारीख को छू लेगा, कितनी तारीख को छू लेगा? क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा उठो भैया, थोड़ा सा पानी डाल। क्या हो बेटा? थोड़ा सा पानी डाल। थोड़ा सा डाल। क्या दिक्कत क्या हो रही है इसको? बेटा पानी पी लो भैया, पानी पी लो, पी लो। अभी कैसा लग रहा है बेटा? हाँ हाँ पे घर है, कुछ नहीं छोड़ो। कहाँ रहते हैं? आपके साथ है बेटा। अगर ये ना जा पाए तो किसी को साथ में भेज दे, पीछे पकड़ दे बैठा लेंगे। सुनो एक काम करना भैया, सुनो अगर दिक्कत हो तो हम गाड़ी से भिजवा देना, गाड़ी में लेट के चले जाएंगे। तो बताइए क्या लिखा बेटा? तो बताइए कि यह बंदर 147 फीट ऊंचे खंबे के शीर्ष को कितनी तारीख को छू लेगा यदि इसने खंबे पर चढ़ना, यदि इसने खंबे पर चढ़ना 26 जनवरी 2020 को आरंभ किया। 26 जनवरी 2020 को आरंभ किया। ठीक, अब देखिए ये सवाल अपना कैलेंडर में भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी है, गणितीय संक्रियाओं में भी पूछा जाता है, और प्लस हमारे कैलेंडर का सवाल भी हो गया ये। तो कहने का मतलब ये है कि सर जी कैलेंडर ओवरऑल घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। इवन आपको बताते हैं बैंकिंग तक में कैलेंडर आता है, बैंकिंग तक में आता है। चलिए समझते हैं, सुनिएगा सवाल मैं लगाऊंगा, अभी थोड़ी जगह छोड़ देना आप लोग, बाकी आप लोग लगाना चाहे लगा सकते हैं सवाल को। हाँ भैया 29 मार्च हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा किसी भी तारीख, मैं भी इसको लगवाऊंगा, थोड़ी देर गैप करके लगवाऊंगा, अभी पहले जब कैलेंडर के बारे में समझ लो। किसी भी तारीख में किसी भी डेट पर 3 चीजें होती हैं, दिन महीना साल, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले होते हैं दिनों के कोड। सबसे पहले होते हैं बेटा दिनों के कोड। अब दिनों के कोड क्या होते हैं समझना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन होते हैं, सभी जानते हो। शुरुआत ऐसे होती 1 2 3 4 5 6 और 0। सर ये होते हैं दिनों के कोड। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपको पढ़ने को कहीं कहीं मिल जाता होगा कि सर रविवार का कोड 1 लिखा होता है, कभी कभी देखना रविवार का 1 लिखा होता है, सोमवार का मंडे का 2 लिखा होता है।
कभी कभी लिखे मिल जाते हैं, आंसर उससे भी आते हैं लेकिन वो कोड गलत होते हैं, वो गलत होते हैं, बिल्कुल सरासर गलत होते हैं, मतलब 1% उनमें कोई हकीकत नहीं होती, केवल आंसर आ जाते हैं, वही गलत बात है, लेकिन कोड गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैलेंडर जब इस दुनिया में बनाया गया तो उस दिन तारीख थी ये, पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल। भाई पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल, इसके पहले तो कुछ हो नहीं सकता है। पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल, कैलेंडर बना दिया गया, ठीक। और इस दिन जो दिन था वो था सोमवार। अब आप हमारी बात पे काहे भरोसा करो कि सर जी 1 तारीख को सोमवार, इतना पुराना कैलेंडर तो मिलेगा है नहीं, ना गूगल दिखा पाएगा, सॉरी ना मोबाइल दिखा पाएगा, तो आप बोल दोगे हम मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल पे ये डेट डालना, ये डेट डालना और इस पर पूछना कि कौन सा दिन था, गूगल आपको दिखाएगा कि इस पर सोमवार था। गूगल में सर्च करना, आप चेक करना, तो बेटा आपको तीसरी लाइन में, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन पे क्लिक करना तो आप देखना आपका एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा जिसमें ऐसे महीने बने होंगे, जिसमें ये महीना होगा जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, और ये इसी पहले साल का कैलेंडर होगा। और इसमें चेक कर लेना 1 जनवरी के ऊपर सोमवार ही लिखा होगा, चेक करके देख लेना मालूम, ठीक। अभी देखना चाहो देख सकते हो। तो कैलेंडर जब बनाया गया तो उस दिन बेटा 1 तारीख को दिन कौन सा हुआ, सोमवार, तो फिर 2 तारीख को मंगल, तो फिर 3 तारीख को बुधवार। तो सर ये जो कोड बनाए गए वो यहीं से बनाए गए, 1 को सोम, 2 का मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, वो यहीं से बनाए गए। तो देखिए वही तो लिखे हैं, 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, लिखे कि नहीं लिखे। और ये कोड आपको पहले से भी याद है, जितने बैठे हो सबको याद है। कैसे याद है बताते हैं। अब रीजनिंग की क्लास लगा करेगी 246 को, 246 को लगा करेगी रीजनिंग क्लास। 246 का मतलब क्या, मंगलवार, शनिवार, ध्यान से देखो वही लिखा है 246 में, 246 में। अब रीजनिंग की क्लास लगा करेगी 135 को, वही तो लिखे सामने, ध्यान से देखिए। तो ये आपको पहले से याद है, इसमें कुछ नया नहीं है बेटा, वो पहले से याद है। तो ये एक्चुअल कोड यही होते हैं। और आपको बता दो जो अपना भारतीय रेल है, जो इंडियन रेलवे है, वही इन्हीं कोड पर चलता है। कभी आप रेलवे का टाइम टेबल खरीदना तो उसमें देखना, किताब मिलती है उसमें देखना, तो जो लिखे होते हैं दिन वो इसी कोड में लिखे होते हैं। चलिए ये हो गया दिनों कोड। फिर आता है महीनों के कोड या मंथ कोड। मंथ कोड या महीनों के कोड कह सकते हैं, मंथ कोड या महीनों के कोड बेटा कह सकते हैं, ठीक है। मंथ कोड या महीनों के कोड कह सकते हैं। अब महीने हर साल में आते हैं, सभी को पता है। अगर हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो अगर किसी भी वर्ष में 4 का भाग दिया जाए और भाग चला जाए, ये पहचान होती है। किसी भी वर्ष में 4 का भाग दिया जाए और भाग अगर चला जाए तो ये वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। और अगर किसी भी वर्ष में हम 4 का भाग दें और भाग न जाए तो ये वर्ष क्या होता है, नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष, ठीक है। नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष। 4 का भाग नहीं जाता है तो नॉर्मल ईयर, चला जाता है तो लीप ईयर। ये पहचान होती है, ये पहचान होती है, ठीक है। कोई भी साल हो, जैसे अगर आप बात करो 2020 की, तो 2020 है कि लीप है कि नॉर्मल है। 2020 में 4 का भाग चला जाएगा तो लीप ईयर। 2025 नहीं जाएगा, नॉर्मल ईयर। 2030 नॉर्मल ईयर, 4 का भाग नहीं जाएगा। अच्छा एक और बात अच्छी बात होती है सर, गणित वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा नंबर सिस्टम में, गणित वाले सर ने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ाया होगा कि अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में, अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर आखिरी का एक अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या भी 2 से कटती है। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाता है। और अगर आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाता है। तो अगर 4 का भाग देने के लिए कहे तो आपको पूरी बड़ी संख्या में नहीं देना, केवल आखिरी के 2 अंकों में दे देना। आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी कटेगी। जल्दी बताओ 2020 लीप है कि नॉर्मल है, 2016, 2015, 2019 नॉर्मल। क्या यहाँ तक मामला होगी, ठीक है। तो सर जी ये तो हो गई पहचान, नॉर्मली किसी भी साल को चेक करने की ये तरीका या पहचान होती है। अगर कभी धोखेधड़ी में आपको शताब्दी वर्ष मिल जाए बेटा, अगर कभी आपको धोखेधड़ी में शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर मिल जाए। अब ये शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी, तो शत मतलब होता है 100, ऐसा वर्ष जिसके आखिरी में कम से कम 100 बना हो। 100 बना होगा मतलब कम से कम डबल जीरो हो, 2 जीरो। 100 की पहचान तो यही होती है सर, कम से कम आखिरी में डबल जीरो हो,
जैसे 1900, 1800, 1700, सन 2000 भी है, कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। तो 2 से कम ना हो, लेकिन 2 या 2 से अधिक तो हो ही सकते हैं। जैसे 1800 शताब्दी वर्ष है, 1900 शताब्दी वर्ष है, 2000 शताब्दी वर्ष है, 1600 शताब्दी वर्ष है, 1200 शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। तो कभी भी शताब्दी वर्ष को चेक करना हो कि लीप है कि नहीं, तो शताब्दी वर्ष में 4 का भाग नहीं देते हैं, 400 का भाग देते हैं। कितने का? 400 का, क्योंकि हर शताब्दी में 4 का भाग तो चला ही जाएगा, उससे कोई फायदा थोड़ी ना। तो शताब्दी वर्ष को चेक करना हो तो कितने से? 400 से। उसके अलावा किसी साल को चेक करना हो तो कितने से? 4 से। तो शताब्दी वर्ष में अगर 400 का भाग चला जाए तो लीप, और 4 का भाग अगर नहीं जाए तो नॉर्मल। याद रहेगा। जैसे 1900 में 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, नॉर्मल है। 1800, 1600 लीप ईयर, 2000, 2100 और 2400 लीप ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं सर? शताब्दी को चेक करने का नियम है 400 और बाकी को चेक करने का नियम है 4। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग महीनों के कोड में। अब महीनों के कोड क्या है आइए समझते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बताइएगा, अभी रब करते करते दिमाग में आया तो आपसे पूछ रहा हूं। बताइएगा, किस शासक ने चमड़े के सिक्के, लेदर कॉइन्स, चमड़े के सिक्के चलाए? पूरा नाम? निजाम? ये तो उनका टाइटल दे दिया गया है, निजामुद्दीन शक, SAQQ। ये नायक पिक्चर देखी अनिल कपूर वाली? उसमें क्या हुआ था कि अनिल कपूर को एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वैसा पहले भी हो चुका है, हम लोग ने तो नायक अभी देखी, बहुत पहले बन चुकी थी। हुमायूं पर आक्रमण किया था दूसरी बार हराने के लिए शेर शाह ने, तो हुमायूं भगे थे जान बचाते और नदी में कूद गए थे। मान्यता यह है कि वो गंगा नदी में कूदे थे। जब हुमायूं गंगा नदी में कूदे तो उनको एक व्यक्ति ने बचाया था, निजामुद्दीन शक, या मिस्त्री कह सकते हैं। वो एक पेशे से एक मोची था। क्या था? मोची। मोची जानते हो ना? ठीक है, तो पेशे से एक मोची था, उसने बचा लिया हुमायूं को। तो हुमायूं बड़े खुश हुए। हुमायूं ने बाद में कहा कि ऐसा है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुमको एक दिन के लिए अपने राज्य का राजा बनाऊंगा, एक दिन के लिए। तो बना दिया गया राजा, वो बन गया राजा। अच्छा, पहले क्या होता था कि जो राजा साहब होते थे उनकी जो मुद्राएं, करेंसी चलती थी, उसमें उनकी फोटो छप के आती थी, जिससे उनका नाम अजर अमर रहे। तो वो जब बना तो उसने कहा कि हम एक दिन के राजा क्या कर लेंगे एक दिन में। तो उसने कहा कुछ ऐसा करते हैं जिससे कभी लोगों को भुला ना पाए। तो उसने एक दिन में करेंसी, सिक्के जारी कर दिए, और वो भी चमड़े के, लेदर कॉइन्स, क्योंकि वो मोची था पेशे से। तो उसने कहा लेदर के कॉइन हम चालू करेंगे तो मेरी पहचान रहेगी। उसको उसकी फोटो भी थी, वो सिक्के चालू हो गए, चल गए। अब एक दिन में जितने छप पाए, बाकी मार्केट में चले गए, छप के मार्केट में चले गए। एक दिन बाद हुमायूं वापस आए। हुमायूं को पता था ऐसा हो रहा है, देख रहा था, लेकिन मजबूर था वो, एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर है, उसके पास पूरा हक है। तो जब वो वापस आया हुमायूं, तो हुमायूं ने कहा ठीक है, हो गया तुम्हारा एक दिन? बोले हो गया, ठीक है जाओ। हुमायूं वापस आए। हुमायूं ने कहा यार ये तो गड़बड़ कर दिया इसने चमड़े के सिक्के चला दिया, हम उन सिक्कों को कैसे कवर करें? तो हुमायूं ने दुगना धन देकर वो सिक्के वापस मांगे। लोगों से ये कहा, स्कीम निकाली कि जो वो सिक्के हमको वापस देगा, अगर 1 रुपए का सिक्का देगा उसको बदले में 2 रुपए दिए जाएंगे। ये लालच शुरू चल रहा है। तो उन्होंने, हुमायूं ने ये ऐलान करवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। तो वो सिक्के मार्केट से जितने आ सकते थे वो आ गए, लेकिन कुछ सिक्के फिर भी रह गए। लोग रख लेते हैं ना, थोड़ा अमीर लोग होते हैं तो वो स्टॉक में रख लेते हैं, तो कुछ सिक्के रह गए। तो वो म्यूजियम्स वगैरह में आज भी हैं कि वो कॉइन्स जिनमें की निजामुद्दीन मिस्री या निजामुद्दीन शक, SAQQ की फोटो वाला सिक्का आज भी मौजूद है, और जिसमें चमड़े के सिक्के थे वो चलवाए थे इस शासक ने। और शासन था वैसे हुमायूं का, लेकिन एक दिन का राजा ये था तो इसने चलवाई थी। समझ रहे हैं? हुमायूं की जान बचाई थी, उस एहसान पर ये किया गया। खैर, कहां से कहां पहुंचा देते तुम लोग, उनको डिस्टर्ब किया करते और कुछ थोड़ी ना। अच्छा खासा पढ़ा रहे, पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हो, उससे नहीं करते हैं? हम ही करते हैं तुम लोगों से बात है। चलो कोई नहीं। भारत में पहली बार संविधान कब लागू हुआ?
भारत में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। और भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना, एक एक शब्द से आंसर बदलता है। जैसे पूछा जाता है ना संविधान सभा के अध्यक्ष, तो आप पूछते हो स्थायी अस्थायी, तो वही खेल इसमें भी होता है। तो भारत में संविधान पहली बार कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। और भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, चलिए, ये 12 महीने हर साल में आते हैं। साल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है सर लीप ईयर। ठीक है, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अच्छा, लीप वर्ष का एक नाम होता है अधिवर्ष भी होता है। अधिवर्ष कह सकते हो, चाहे आप अधिक वर्ष कह सकते हो, बात वही है। अधिवर्ष कह लो चाहे अधिक वर्ष कह लो, बात वही होती है। ये 12 महीने हर साल पड़ते हैं, चाहे वो लीप ईयर वाला साल हो चाहे वो नॉर्मल ईयर वाला हो। 12 महीने तो हर साल आने। इनके कोड होते हैं। कोड कैसे होते हैं? कोड याद करने का तरीका कि आप इनको 3-3 के टुकड़ों में याद कर लो। 3-3 के टुकड़ों में याद कर लो तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहती है। और आपको 3-3 के टुकड़े बनाओगे तो 4 टुकड़े बनेंगे। 033 614 625 035। आप 4-5 बार बोलना, आपको याद हो जाएंगे। 033 614 625 035। आप ऐसे गुनगुनाते हुए याद कर लेना, हो जाएगी आप। वैसे ही जैसे केमिस्ट्री में आपने इंटर में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी याद की थी। हाँ ही लीबे बतनो फने नामक अलसी पसला और टक्का सुती मकर मनफी को नहीं याद है। बिना याद किए काम चल गया था। जुगाड़ व्यवस्था जिंदाबाद है। खैर कोई बात, याद किए थे? किए थे, समझ। चलिए, तो बेटा 033 614 625 035। सर 033 614 625 035, ये होते हैं महीनों के कोड। अच्छा, लीप ईयर में भी कोड होते हैं, पर ज्यादा कुछ नहीं बदलता है। जनवरी का 6 हो जाता है और फरवरी का 2, और बाकी सब वही रहते हैं। बाकी सब वही रहते हैं। बाकी सब वही रहते हैं। लीप ईयर में हो जाता है जनवरी का 6, फरवरी का 2, बाकी सब वही रहते हैं। ये महीनों के कोड होते हैं। दिनों के कोड आपको पहले से याद है, 135246, ये आप सबको याद है। महीनों के कोड केवल आपको याद करने पड़े। और अब आते हैं साल के कोड या शताब्दी के कोड, वर्ष के कोड, या कह सकते हो शताब्दी के कोड, या आप कह सकते हो शताब्दी के कोड, या आप कह सकते हो शताब्दी के कोड। शताब्दी मतलब सेंचुरी। हर 100 साल बाद सेंचुरी बदलती जाती है। 100 साल बाद, हर साल नहीं बदलती, 100 साल के बाद अगली सेंचुरी आती है। ठीक है, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें से सारे तो नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जिन्हें 2 शताब्दी देखने का मौका मिला, सौभाग्यशाली है। वरना आदमी किसी एक ही शताब्दी में आते हैं, उसी निकल लेते हैं। जैसे हम लोग 1900 में जन्म हुआ होगा किसी का, 1900 वाली लाइन में। अरे 1947 1901 1902 की बात नहीं कर रहे हैं, 1999 में तो वही होगा कम से कम। तो 1900 वाली शताब्दी का भी आपने टेस्ट ले लिया, मजा चख लिया, और 2000 में भी आ गए हो, तो 2 शताब्दी का आपको सौभाग्य मिला है ना। तो शताब्दी के कोड, और शताब्दी के कोड में जो क्रम है वो ये होता है 0642 0642, ये क्रम है, बस ये कोड। ठीक है, अब इसमें है क्या सर कि आपको शताब्दी वैसे 100 से शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन 100 से शुरू करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, अपनी सुविधा के लिए याद कर लेंगे और शुरुआत मान लेंगे 1900 से, बेस मान लेंगे 1900 से शुरुआत मान लेंगे। और ये मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। आप 1800 से भी कर सकते थे, आप 1700 से भी कर सकते थे, आप 2000 से भी कर सकते थे, आप 2500 किसी से भी कर सकते थे, लेकिन 1900 से करना ये हमारी पर्सनल एडवाइस है। वो इसलिए कि 1900 से करोगे तो फायदे में रहोगे। रीजन क्या है कि ज्यादातर जो आजादी की घटनाएं घटी है वो भी 1900 से घटी। आजादी की घटनाएं मालूम है कि नहीं, 1900 की लाइन में घटी। तो ज्यादातर जो दिन पूछे जाते हैं वो 1900 के ही पूछे जाते हैं, इसलिए 1900 जरूरी है। तो 1900 से शुरू कर लो। और वैसे भी ये जो 4 अंक हैं, जब चारों इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिर रिपीट हो जाते हैं। तो 1900, 2000, 2100, 100 बढ़ाते जाओ, 2200, 100 बढ़ाते जाओ, 2300, 2400, 2500, 2600, और जहां तक इच्छा वहां तक लिख दो, जहां तक तुम्हारा मन हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पीछे आते हैं, 1800, 1700,
1600, 1500, 1400, 1300, जहां तक इच्छा वहां तक ले सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं कि हमने 13 तक लिखा, आप भी 13 तक लिखो, जहां तक मर्जी वहां तक लिखो। ठीक, अब सुनिएगा क्रम क्या होता है, 0 6 4 2। यही कहानी फिर रिपीट होगी, 0 6 4 2, 0 6 4 2, 0 6 4 2, 0 6 4 2, यही रिपीट होता रहता है। अच्छा बताओ, अगर 2700 आता तो क्या आता, 2700 में 0, 2800 में 6, ऐसे 0 6 4 2, 0 6 4 2 रिपीट होता रहता है। चलो पीछे आओ, बोलो 2 के पहले, के पहले, के पहले 0, शाबाश। बोलो 2 के पहले 4, सही चल रहा है। इसके पहले होता तो क्या होता, 6 होता, सही चल रहा है। अच्छा, जब ग्रेगरी भाई साहब ने कैलेंडर बनाया तो उन्होंने फुटकर पैसों का हिसाब तो दे दिया कि भाई जो वो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड थे उसको 6 घंटे मान के हिसाब तो कर दिया। वो एक दिन 6 घंटे मानकर और उन्होंने लीप ईयर में जाके उसको एडजस्ट कर दिया। तो ग्रेगरी भाई साहब पर भी उंगली उठाने वाले आ गए, हमारे जैसे खुराफाती पहुंच गए ग्रेगरी साहब के पास। मालिक ये बताओ, आपने 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड को लगभग 6 घंटे मान लिया और एक दिन 6 घंटे मान के और 4 साल में 6 6 6 6 करके एक दिन बना दिया और एक दिन बना के आपने हिसाब भी कर दिया। ये जबरदस्ती का सौदा है। ग्रेगरी बोले काहे जबरदस्ती का है? बोले ये 6 घंटे तो नहीं थे, 6 घंटे से थोड़े कम थे, 5 घंटे 48 मिनट कुछ कम है 6 घंटे से, आपने जबरदस्ती मान ली। बोले हमको मालूम था कि तुम जैसे छतरी लोग आएंगे इस दुनिया में, तो बोले इसके लिए हमने प्लानिंग कर रखी थी पहले से। बोले प्लानिंग ये कर रखी थी कि हर 400 साल के बाद कैलेंडर वहीं से शुरू हो जाएगा जहां पे खत्म हुआ है। कैसे हो जाएगा सुनना। मेरे घर में चावल बेचने वाला है, ये एग्जांपल मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि समझाने और समझने में बड़ा आसान है। मेरे घर में चावल बेचने वाला आया, उसने चावल दिए तो उसके पास 5 किलोग्राम का बाट था। हमने कहा चावल को खूब सारे खरीदने हैं, बोले हम तौलते रहे, 5 किलो का बाट है, उसने तौला। तो पहले जब घर में चावल बेचने वाले आते थे तो इसे एक बार तौला, तौलने के बाद 5 केजी तौला और डाल देते थे आपके बोरे या झोला जो भी है उसमें, फिर गिनती गिनते थे मनी में, 1 1 1 1 1, जब फिर एक पलट के 2 2 2, नहीं याद आ रहा? याद है? हाँ, हमारा तुम्हारा सॉफ्टवेयर सेम है। कोई तुम इतने मॉडरेट नहीं हो, इतना अपडेट नहीं होगा कि तुम सोचो कि भूल गए। Anyway, तो ये गिनती ऐसे चला करती थी, कोई बात नहीं। तो वो जब चावल वाला मेरे घर में आया, उसने तौला, बोला साहब 5 किलो का बाट है। मैंने कहा तौलो तुम 5-5 किलो करके तौलो, खूब सारे चावल खरीदते हैं। बोला ठीक। जैसे उसने पहली बार तौला, हमें शक हो गया। हमने कहा कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे चावल को कम लग रहे हैं, 5 किलो से कम लग रहा है। बोला नहीं भाई बाट आपके सामने। हमने कहा नहीं गड़बड़ है। तो हमने कहा रुको, जो चावल तुमने हमको दिए 5 किलो तौल कर, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक वाले डिजिटल वाले तराजू में तौल के देखेंगे। जब तौला तो उसमें 100 ग्राम चावल कम निकले, 4900 ग्राम थे, 4900 ग्राम, 100 ग्राम कम थे। बोला फंस गए, वो तो बेईमानी कर रहा था, फंस गया। तो बोला सर क्या करें अब, हमारे पास बाट तो है ही, पकड़ लिया आपने। तो हमने कहा हमको ये हिसाब चाहिए। तो बोला एक काम करिए, हमको तौलने दीजिए इसी बाट से, हम 49 बार तौल लेंगे, 49 बार ईमानदारी से तौलेंगे, 100 ग्राम की चोरी होने दो होने दो होने दो, और 50वीं बार मैं आपको फ्री में तौल के दे दूंगा, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। हमने कहा ये क्यों कर रहे हो? बोला 49 बार जब तौलेंगे तो हर बार में 100 ग्राम, हर बार में 100 ग्राम, हर बार में 100 ग्राम की चोरी हो रही कि नहीं हो रही? तो 49 बार में 4900 ग्राम की चोरी हो गई। तो 4900 ग्राम की चोरी के लिए मैं जैसे 49 बार तौल दूंगा, फिर एक बार आपको फ्री में तौल के दे दूंगा, तो वो 4900 ग्राम एक्स्ट्रा और हो जाएगा। तो वो चोरी हिसाब बराबर, कोई चोरी वोरी नहीं हुई। क्या बात सही है ना? तो यही हिसाब हुआ। तो ग्रेगरी ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि देखो अभी हमको 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड को लगभग 6 घंटे मान ले दो, और ये जो हमने थोड़ा बढ़ा के मान लिया है, ये 400 साल के बाद तुम देखना एक दिन बन जाता है। तो फिर इकट्ठा हम तुम्हारा बाद में एक दिन कम कर देंगे, अभी हमको बढ़ा ले दो, बाद में 400 साल बाद ये एक दिन बन जाता है, तो बाद में इकट्ठा एक दिन कम कर देंगे। और इसके लिए हमारी बात पे भरोसा तो काहे कर लेते हो, मत किया करो। समझ लो, रीजनिंग का मास्टर जो होता है वो आपको कैसे भी, वो दिन में भी आपको सूरज को चंद्रमा साबित कर सकता है, अंधेरे में भी वो सूरज चमका सकता है। रीजनिंग का मास्टर कुछ भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये सूरज को चांद कहा जाए, चांद को सूरज कहा जाए, तो कल दिन में फिर से चांद निकलेगा। बताओ गलत तो नहीं निकलेगा?
क्योंकि सूरज को क्या कहा गया, निकलेगा, साबित हो गया। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आपकी ड्यूटी क्या है कि आप एक काम करना, 6 घंटों में से 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड को घटाना और देखना कितना बढ़ा के माना था, तो उसमें 400 का गुणा करना, देखना लगभग 1 दिन हो जाएगा, ये 1 दिन के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए वो बात में 1 दिन कम कर दिया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर 400 साल के बाद हिसाब पूरा जो नुकसान था वो भरपाई हो जाती है। 400 साल के बाद नया बही खाता खुलता है, नया बही खाता खुलता है, नया बही खाता खुलता है हर 400 साल के बाद। और इसीलिए कोड वापस से 400 साल के बाद फिर रिपीट होते हैं। जैसे ध्यान से देखो सामने 1300 में क्या लिखा है कोड, 1300 का 4, 13 और 4 1700 में देखो, 17 4 2100 में देखो, 21 और 4 2500 में देखो। हर 400 साल के बाद वही कोड आ रहा है, मतलब कि पूरी चीज वहीं से फिर से शुरू हो रही है। जरा देखो तुम 1400 को कोड देखो, 1400 फिर 1800 का देखो, 2200 का देखो, तुम कोई भी चेक कर लो, हर 400 साल के बाद वही कोड आएगा। बात समझ रहे? अब इन कोड का करना क्या है? सर जी आपने वर्ष के कोड भी सिखा दिए, महीनों के कोड भी सिखा दिए, दिन के कोड भी सिखा दिए। जल्दी से आपको बताते हैं इसका करना क्या है। बेटा दी गई तारीख पर दिन निकालना है, दी गई तारीख पर दिन निकालना है। कोई भी डेट दीजिए उस पर दिन निकालना है। कैसे निकालना है समझते हैं। दी गई तारीख पर दिन कैसे निकालना है? सबसे पहले वर्ष या शताब्दी का कोड प्लस, फिर करना है दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक लिखें, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक लिखने, प्लस इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल लिखें। क्वेश्चन, भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन, भागफल को इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्वेश्चन। मैं QT लिखे दे रहा हूं, आप समझ लेना इंग्लिश मीडियम वाले कि इन्हीं 2 अंकों में लास्ट 2 डिजिट्स में 4 से डिवाइड करना, क्वेश्चन लिखना, प्लस महीने का कोड, प्लस महीने का कोड, महीने का कोड, महीने का कोड, प्लस तारीख, डेट, इन सबको जोड़ लेना, इन सबको जोड़ लेना और 7 का भाग दे देना। सबको जोड़कर 7 का भाग, जो भी शेषफल आएगा मतलब रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वही दिन होगा। देखने में तुम्हें कहानी बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे 2-4 सवाल लगाओगे ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी, रट जाएंगी। इतनी बड़ी टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, महीनों के कोड, साल के शताब्दी के कोड, उसके अलावा दी गई तारीख पर दिन निकालना, ये है दिनों के कोड। आइए डेमोन्स्ट्रेशन में डेमो हो जाए। डेमो इस प्रकार से होगा सर, डेमो इस प्रकार से होगा जैसे आज तारीख है 19 जुलाई नहीं है और साल है 2021, हमको इस तारीख पर दिन निकालना है। ये सभी को पता आज दिन कौन सा है, आइए निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो वर्ष या शताब्दी का कोड, तो समझो वर्ष या शताब्दी का कोड, तो वर्ष या शताब्दी का कोड कैसे आएगा समझना। वर्ष या शताब्दी का कोड, तो 2021 का कोड आपको चाहिए। भाई वर्ष तो 2021 है ना, तो 2021 का कोड चाहिए। अब 2021 का कोड अगर देखें तो है ही नहीं, पर कोड है। कोड 2000 का माना जाएगा, 6 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 6। अब शताब्दी का कोड सर आप कैसे लिख रहे हो? तो शताब्दी का मतलब होता है 100। तो जो भी आपको वर्ष दिया जाए, ध्यान से सुनना, जो भी वर्ष दिया जाए उसके आखिरी के 2 अंकों की जगह जबरदस्ती का 100 बना लिया करो। 100 जबरदस्ती बना दिया करो, आखिरी के 2 अंकों की जगह जबरदस्ती का 100 बना दिया करो, डबल जीरो बना दिया करो। तो आप मुझे बताओ क्या देखने में ये 2000 हो गया कि नहीं हो गया? 2000 हो गया। कुछ भी साल दिया जाए, कुछ भी साल दिया जाए, आखिरी में जबरदस्ती के डबल जीरो बना लिया करो, बन जाएगी शताब्दी। पता चल जाएगा शताब्दी कौन सी चल रही है। तो शताब्दी है सर 2000, और 2000 का कोड जल्दी बोलो 6। तो आपने सबसे पहले लिखा शताब्दी का कोड, सबसे पहले लिखा शताब्दी का कोड, सबसे पहले लिखा शताब्दी का कोड, और शताब्दी का कोड क्या है? 6। उसके बाद में आता है दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक।
दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक। तो सच्चाई अगर देखो, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते, तो दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक क्या है? 21 है। ध्यान से देखो क्या है? 21। तो सर जी अब अगले डिब्बे में लिख दो 21 प्लस, फिर आइए इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल, इन्हीं 2 अंकों मतलब इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग दो तो कितनी बार? 5 बार। 4 पंचे 20। नीचे कुछ बच रहा है, बचने दो, उससे मतलब नहीं। भाग कितनी बार गया? 5 बार। सर वो क्वेश्चन वो भागफल लिख दीजिए प्लस। अब आइए महीने का कोड, ध्यान से देखो सामने महीना कौन सा लिखा? जुलाई का कोड ऊपर देख के बताओ क्या है? जुलाई कोड ऊपर देख के बताओ 6। आपने लिख दिया 6 प्लस, अब डिब्बा कहेगा है तारीख। ये बताओ यहाँ पर तारीख कितनी है? 19 तारीख है। 19 तारीख है, 19 लिख दो। क्या बात समझ में आई? 5 डिब्बे हो गए। सबसे पहले शताब्दी का कोड। तो शताब्दी का कोड कैसे निकला? सर शताब्दी का कोड कैसे निकला? इसको आपने शताब्दी बना दिया, पीछे डबल एसटी के डबल जीरो बना दिया, तो 2000 बन गया। तो 2000 का कोड क्या है सर? 6, वो लिखा। फिर क्या है? दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, तो दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक क्या है? 21, वो लिख दिए। फिर है सर इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल, तो इसी 21 में 4 से भाग दीजिए कितनी बार? 5 बार। 4 पंचे 20, 5 बार, वो 5 लिख दिया। फिर है सर महीने का कोड। महीने का कोड 6 लिख दिया मैंने। 6 काहे लिख दिया भाई? क्योंकि महीना कौन सा था? जुलाई, और जुलाई का कोड क्या है? 6। ध्यान देखो जुलाई का 6 है कि नहीं है? फिर आती है तारीख। सर तारीख कौन सी है? डेट बताइए। 19, तो फिर लिख दिया 19 तारीख। इन सबको जोड़ा, जोड़ने पर कितना आया जल्दी बताओ? हाँ 57। 57 में बेटा 7 से भाग देते हैं। शेषफल कितना? 1। और 1 का मतलब दुनिया वालों दिन कौन सा? सोमवार। तो आज क्या सोमवार है? तो इसका मतलब दी गई तारीख पर दिन आ गया सोमवार। सही चला? ठीक। तो किसी भी दी गई तारीख पर दिन निकालना हो निकाल सकते, कोई भी तारीख हो। अब जल्दी जल्दी बिना पेन चलाए एक सवाल, बिना पेन चलाए, ओरल पेन नहीं चलाना है। आप लोग कुछ हिंट दे देते हैं सवाल पूछने से पहले। जैसे जनवरी में 0 लिखा है, जनवरी महीने में 0 लिखा है, फिर देखो किसी महीने में 0 लिखा है अक्टूबर। तो अगर दोनों महीनों के कोड सेम है, इसका मतलब ये महीने सेम है। और महीने सेम का मतलब ये कि जनवरी महीने में प्रत्येक तारीख पर जो जो दिन है, अक्टूबर महीने में भी प्रत्येक तारीख पर वही दिन होगा। 1 जनवरी को मंगल तो 1 अक्टूबर को मंगल, 2 जनवरी को बुधवार तो 2 अक्टूबर को बुधवार। बिल्कुल सारे दिन मैच करते हैं, ये पहचान होती है। अगर कोड मैच हो रहे हैं तो मतलब सारे दिन भी मैच होते हैं, ये पहचान होती है। याद रखना, याद रहेगा। चलो ओरल पेन मत चलाना। बताइएगा भैया लोगों, यदि किसी लीप वर्ष में, समझ पा रहे हो? अगर किसी लीप ईयर में जनवरी महीने की आखिरी तारीख शुक्रवार को पड़ी हो, तो आगे फिर किस महीने में वही तारीख शुक्रवार को ही पड़ेगी? हाँ भाई, ऑप्शन में अप्रैल भी दिया, जुलाई भी दिया, सभी को दिया। आगे फिर किस महीने में वही तारीख शुक्रवार को ही पड़ेगी? बवाल हो गया? आंसर है जुलाई। इसलिए क्योंकि जनवरी महीने की आखिरी तारीख का मतलब कितनी तारीख? 31 तारीख। अगर शुक्रवार को पड़ी है तो जाहिर सी बात है फिर 31 ही चाहिए शुक्रवार को। हालांकि अप्रैल का कोड भी मैच कर रहा है, 6 है, लेकिन अप्रैल में 31 होती है? नहीं होती। 30 तक तो मैच करेगा, 31 होती नहीं तो मैच कहां से कर जाएगा? तो फिर किससे मैच करेगा? जुलाई। क्या बात सही है? समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। क्लियर सर? चलिए, तो फिलहाल इतना। कल हम लोग शीटबाजी करेंगे, ठीक है? कल शीटबाजी करेंगे और बाकी आपका कल टेस्ट की कॉपी भी आप लोग वापस करेंगे और टेस्ट में आपके नंबर कितने हैं वो भी आप कल देख लीजिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ नंबर, मेरा स्वभाव है, हम केवल टेस्ट कॉपी दे देते हैं और नंबर नहीं बोलते, वो आप खुद से समझो, केवल नाम बोल देते हैं, टेस्ट कॉपी दे देंगे, ठीक है? और संभवतः कल आपको पेपर भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक? कल आपको इनामबाजी भी हो जाएगी, ठीक है? जो हमने सोने की थाल में और हीरे जड़ित सोने की चेन बंटवाई है सुबह वाले बैच में, वैसी ही चेनें और मंगवा दी हमने
सुनार के यहाँ से, तो वो कल हम शाम वाले बैच में बढ़वा देंगे भाई। सांत्वना पुरस्कार में चांदी की 6 अंगूठी है सांत्वना पुरस्कार में, और जो सांत्वना से नीचे वाले हैं उनको 1 अंगूठी भाई। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, है ना? लॉकडाउन में इतना है, बहुत है यार। चलिए कल मिलते हैं, कल शिव रात्रि को। धन्यवाद। भारत माता की जय।